अस्सलामुअलैकुम। सजाद खान जदून ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज का प्रोग्राम मेरे पिछले प्रोग्राम का तसलसल है जिसमें मुस्लिम ममालिक में कायम आमरीत का जायज़ा लिया गया था, और आज दूसरे हिस्से में पाकिस्तान में गुज़िश्ता आमरीत का मुख्तसर हाल और 12 अक्टूबर 1999 के फ़ौजी इक़दाम का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल बदकिस्मती से क़याम पाकिस्तान के तकरीबन 13 माह बाद ही हो गया था। इसके बाद गवर्नर जनरल के बहुत से इख्तियारात वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान को मुंतकिल हो गए, जब दूसरे गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़मुद्दीन बन गए। जब लियाकत अली ख़ान का इंतकाल हुआ तो ख्वाजा साहब ने गवर्नर जनरल के ओहदे को खैराबाद कहकर वजारत उज़्मा का ओहदा संभाल लिया, क्योंकि गवर्नर जनरल के ओहदे में अब वो कशिश नहीं रही थी। तीसरे गवर्नर जनरल का ओहदा अब साबिक वज़ीर ख़जाना मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ने इख्तियार कर लिया था। चूँकि गवर्नर जनरल के ज़्यादातर इख्तियारात वज़ीर आज़म को तफ़वीज़ हो गए थे, इसलिए कुछ अरसे के बाद वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़मुद्दीन और गवर्नर जनरल मलिक ग़ुलाम मोहम्मद के दरमियान इख्तियारात की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई, और आखिरकार इसका नतीजा ये निकला कि गवर्नर जनरल ने ख्वाजा नाज़मुद्दीन और उनकी काबीना पर नाअहली का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें बरतरफ कर दिया। उसके बाद मोहम्मद अली बोगरा, उनके बाद चौधरी मोहम्मद अली वज़ीर आज़म बने। 1956 के आइन की मंजूरी के बाद अस्कंदर मिर्ज़ा ब्लैकमेलिंग के ज़रिए मुल्क के पहले सदर बन गए। 1956 के आइन की गवर्नर जनरल की तरफ से तौसीक के बावजूद अस्कंदर मिर्ज़ा ने आइन को नाफिज न होने देने की धमकी दे डाली। वो बज़िद थे कि मुझे पहले मुल्क का सदर बनाया जाए, फिर मैं आइन को नाफिज होने दूंगा, जबकि 1956 का आइन असम्बली से भी मंजूर हो चुका था और गवर्नर जनरल भी उस पर दस्तखत कर चुके थे। इसी से आप सिकंदर मिर्ज़ा और दीगर सियासतदानों के असर व रसूख और मुल्क के साथ खिलवाड़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, इब्तिदा ही से मुल्क कौम से नारवा सलूक किया गया। क़याम पाकिस्तान के 9 साल बाद तो आइन बना, पहले जो हुआ सो हुआ। उसके बाद से मुशर्रफ तक हर डिक्टेटर और सियासी जमात ने मावराए आइन इक़दामात उठाए, लेकिन बाद में कई सुदूर ने भी जमहूरियत की पीठ में छुरा घोंपा। जिसके इख्तियारात में इक़्तिदार की बाग आई, उसी ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। फौज को सियासत में मुलव्वस करने का सेहरा शायद मोहम्मद अली बोगरा को जाता है, क्योंकि उनकी काबीना में पहली बार जनरल अयूब खान को सर्विस में रहते हुए वजीर दिफा का ओहदा संभालने की पेशकश हुई। आगे चलकर भी हुसैन शहीद सोहरवर्दी, कभी इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर और कभी मलिक फ़िरोज़ खान नून को वजारत बनाने की पेशकश हुई। इन तमाम गैर आइनी हरकत का मंबा सिकंदर मिर्ज़ा थे। वो बहुत शातिर और मक्कार जहनीत के मालिक थे। पहले पाकिस्तानी सदर होने के नाते उनसे जो कुछ बन पड़ा, उन्होंने पाकिस्तानी सियासत में गद्दारी, खरीदो फरोख्त, ब्लैकमेलिंग, एक दूसरे की इज्जतों को उछालना, मुल्क पर मार्शल लॉ के दरवाजे खोलने समेत वो सब कुछ किया। और फिर उन्होंने जनरल अयूब खान से साजबाज करके अपने इक़्तिदार को तूल देने और मुखालिफ सियासतदानों को अपने सामने सरनगू रखने के लिए 7 अक्टूबर 1958 को मरकजी और सूबाई असम्बलियां बर्खास्त कर दी, आइन को कालेदम करार दे दिया और पाकिस्तान पर पहला मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और अयूब खान को पहला चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया। सिकंदर मिर्ज़ा को क्या मालूम था कि वो ऐसा करके अपनी सदारत और सियासत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक रहे हैं, और बिल आखिर वही हुआ। अयूब खान और सिकंदर मिर्ज़ा के दरमियान इख्तिलाफात जोर पकड़ गए। सिकंदर मिर्ज़ा से 27 अक्टूबर 1958 को फौज के चंद जर्नलों ने उनके घर में उनसे पहले से तैयार करदा इस्तीफा पर दस्तखत ले लिया। मैं यहाँ
ज़बरदस्ती का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, यूँ जनरल अयूब खान मुल्क के पहले फौजी सदर बन गए। जनरल अयूब गो के मुल्क के पहले आमिर हुक्मरान थे। उन्होंने अनानी हुकूमत उस वक्त संभाला जब मुल्क हकीकी मानों में बहरान का शिकार था। वो सियासत में भी नहीं आना चाहते थे, जबकि अस्कंदर मिर्जा ने उन्हें मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनने की पेशकश की तो पहले उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन इसरार करने पर रजामंद हो गए। बाद में उनके इर्द गिर्द भी वही लोग जमा हो गए जो उससे पहले हुकूमतों में शामिल रहे और अस्कंदर मिर्जा के भी चापलूस रहे। जब उन्होंने जनरल अयूब को मुस्तहकम पोजीशन में देखा तो उन्होंने अपनी उम्मीदें उनसे वाबस्ता कर लीं और फिर अपने साजिशी नजरियात की तकमील में जुट गए। अयूब खान का सिर्फ ये कसूर है कि वो फौजी पस मंजर रखते थे, वरना उनसे पहले कायदे आजम और नवाबजादा लियाकत अली खान के सिवा कोई भी ऐसा हुक्मरान नहीं गुजरा जिसने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए मावराए कानून इक़दामात न किए हों। अयूब खान भी गुज़िश्ता हुक्मरानों से ज़्यादा मुख्तलिफ न थे, लेकिन साबिका और आज तक के तमाम फौजी और सिविल हुक्मरानों से बेहतर इस तरह से थे कि उन्होंने मुल्क और कौम के लिए बहुत से काम किए, जिनमें से खास ज़री इस्लाहात, सरकारी ओहदों और करप्ट सियासी अफराद के खिलाफ आर्डीनेंस, 1962 का आइन, खारजा ताल्लुकात को बेहतर बनाने के इक़दामात, कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का दिफा और कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे और जुल्म पर अमरीका, बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा से एहतजाज। रूस के साथ क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद कशीदा ताल्लुकात में बेहतरी के इक़दामात और रूस का 1965 को पाकिस्तान की तरफ से पहला दौरा, रन कच और 1965 की जंग के दौरान बेहतर हिकमत अमली वगैरह ऐसे कारनामे हैं जिन्हें आसानी से झुटलाया नहीं जा सकता। बहरहाल जनरल अयूब खान ने भी इक़्तिदार को तूल देने के लिए बहुत से काम कानून और अखलाकियात से बालातर होकर किए, लेकिन फिर भी वो अपने बाद आने वाले यहया खान, ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ से भी बेहतर थे, जिसके जवाब में यूं कहा जा सकता है। नंबर 1, जनरल अयूब सियासत में नहीं आना चाहते थे। उन्हें गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने 1954 में इक़्तिदार हवाले करने की पेशकश की थी। इस तरह मोहम्मद अली बोगरा ने उन्हें वजीर दिफा बनने पर जोर दिया। नंबर 2, अस्कंदर मिर्जा खुद जनरल अयूब खान के पास गए और उन्हें मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनने का कहा। और नंबर 3, जनरल अयूब जब इक़्तिदार में आए उस वक्त तक इक़्तिदार की बंदर बांट चल रही थी। ना कोई वज़ीर आज़म आवाम का मुंतखब करदा होता था और ना ही मुल्क का सदर। इस तरह हम जनरल अयूब खान के बारे में ये हरगिज़ नहीं कह सकते कि उन्होंने जमहूरियत को डीरेल किया या जमहूरियत पर शबखून मारा या अवाम के मुंतखब करदा सदर और वज़ीर आज़म को बरतरफ किया। ना अयूब खान से पहले जमहूरियत थी और ना उन्होंने जमहूरियत को ख़त्म किया, बल्कि उन्होंने बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम नाफिज करके बीडी मेंबरान के ज़रिए ख़ुद को सदर मुंतखब करवाया। मुकम्मल जमहूरियत ना सही, नीम जमहूरी तरीके से पहले सदर का एजाज हासिल किया और आगे चलकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सूरत में जमहूरियत का बाब खुल गया। मुआहिदा ताशकंद जनरल अयूब खान और भारतीय वज़ीर आज़म शास्त्री के माबैन रूस की मेज़बानी में हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो जनरल अयूब की काबिनेट में सनत व कुदरती वसाइल के वज़ीर थे, बाद अज़ां मोहम्मद अली बोगरा की वफ़ात के बाद वज़ीर ख़ारजा बना दिए गए। उन्होंने जब देखा ओपोजिशन जमातें और अवाम मुआहिदा ताशकंद के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं तो वो भी अवाम की आवाज़ में आवाज़ मिलाने लगे और यहाँ से भुट्टो अयूब इख्तलाफात ने जन्म लिया और आगे चलकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। बहरहाल अवामी एहतजाज और नक्स अमन की वजह से उस वक्त फौज के सरबराह यहया खान ने सदर अयूब से उसी तरीके से इस्तीफ़ा ले लिया जैसे कि उन्होंने अस्कंदर मिर्जा से लिया था। इस्तीफ़ा से पहले सदर अयूब ने मुल्की हालात के पेश नज़र मुल्क पर दोबारा मार्शल लॉ नाफिज कर दिया था और जनरल यहया को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी बना दिया था। यहया खान 25 मार्च 1969 को सदर अयूब के इस्तीफ़ा के बाद मुल्क के तीसरे सदर बन गए। जनरल यहया का दौर इंतहाई मकरूह दौर था।
उन्होंने मुल्क पर 2 साल 9 माह तक हुकूमत की। उनके दौर में मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी का वाक़या भी पेश आया और 2 अहम ओहदों पर फायद होने के बावजूद उनकी बहरारवी में कोई फर्क ना आया और ना ही साने मशरकी पाकिस्तान से उन्होंने सबक हासिल किया। वो अपना ज़्यादातर वक्त जनरल नानी और उन्हीं जैसी ख्वाहिशा औरतों और शराब नोशी में वक्त गुजारते थे। सुकूत ढाका के बाद मगरबी पाकिस्तान के हालात भी ख़राब हो गए और उन्होंने 20 दिसंबर 1971 में अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और इक़्तिदार पीपल्स पार्टी के सरबराह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले कर दिया गया, जो 7 दिसंबर 1970 में होने वाले इंतखाबात में मगरबी पाकिस्तान से कामयाब हुए थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म थे। उन्होंने अपने दौर इक़्तिदार में बहुत काबिल ज़िक्र काम किए, जिनमें साने मशरकी पाकिस्तान के रहनुमा होने और पाक फ़ौज के 92,000 कैद फौजियों की रिहाई, पाकिस्तान को एटमी मुल्क बनाने का आगाज़, कादियानियों को काफिर करार देने के बिल की मंजूरी और उस पर दस्तखत और 1973 का मुत्तफ़िका आइन और इसमें इस्लामी शिकों की शमूलियत अहम है। उनका जवाल उस वक्त शुरू हुआ जब मार्च 1977 में आम इंतखाबात हुए। पीपल्स पार्टी के मुकाबले में अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद सामने आया। उन इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने 155 नशिस्तें हासिल की, जबकि कौमी इत्तेहाद ने 36 नशिस्तों पर फतह हासिल की और यूं कौमी इत्तेहाद की 9 जमातों ने धांधली का इल्ज़ाम लगाकर मुल्क गिर एहतजाज शुरू कर दिया। हुकूमत ने पुरअमन जुलूस को ताकत के जोर पर दबाने की कोशिश की, जिससे हालात मजीद संगीन हो गए और फिर से फौज को सियासत में मुदाखलत का खुद साख्ता जवाब मिल गया और यूं मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म का तख्ता 4 और 5 जुलाई 1977 की दरमियानी शब को उलट दिया गया और उसी रात जनरल ज़िया-उल हक ने चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा संभाल लिया। बाद अज़ां भुट्टो साहब को 3 और 4 अप्रैल 1978 की दरमियानी शब को तख्तादार पर लटका दिया गया। सियासी लोगों से सियासी तरीके से निपटना चाहिए, ना कि जबर से। भुट्टो की फांसी की जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन जनरल साहब ने उसी पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि उनके वुरसा को भी जिस हद तक सता सकते थे सताया और अपना इक़्तिदार मजबूत करने के लिए पीपल्स पार्टी के हर नाम लेवा पर जुल्म तोड़े। उनके हर अमल से भुट्टो खानदान से इंतकाम की बू आती थी। ना जाने उन्हें पीपल्स पार्टी से क्यों इस दर्जा की अदावत थी, जो समझ से बिल्कुल बालातर है। दोस्तों, मेरा असल मौजू था जनरल मुशर्रफ का 12 अक्टूबर 1991 का इक़दाम, लेकिन फिर मैंने सोचा नई नस्ल को शायद साबका फौजी हुकूमतों और उनका पस मंज़र मालूम ना हो, इसलिए मैंने पहली फौजी हुकूमत से आगाज़ करना बेहतर ख्याल किया। अब मैं आता हूँ नवाज शरीफ के खिलाफ फौजी इक़दाम पर। दोस्तों, नवाज हुकूमत और फौज के माबेन बदएतमादी का आगाज जनवरी 1999 में होने वाले कारगिल वाक़या से शुरू हुआ। कारगिल लद्दाख का ज़िला है और लद्दाख जम्मू कश्मीर का इलाका है। कारगिल की आबादी 92% मुसलमानों पर मुश्तमिल है। ये इलाका हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा रहा है। 1965 में भारत ने कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था, जिसे मुआहदा ताशकंद के जरिए पाकिस्तान ने दोबारा हासिल कर लिया था। 1971 के दौरान भारत फिर कारगिल पर काबिज हो गया। कारगिल की बुलंद बाला पहाड़ियों पर पाक फौज की पोजीशनें थीं, जहां से श्रीनगर तालिया सड़क पर नजर रखी जा सकती थी, जो शुमाल और जनूबी कश्मीर को मिलाने वाला वाहिद रास्ता था। उसे जब चाहे बंद करके भारत की सियाचिन और दीगर दिफाई सप्लाई लाइन को बंद किया जा सकता था। यह इलाका 5000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। दिसंबर से जनवरी 1998 तक इस अहम इलाके को इंडिया के कब्जे से वापस लेने का प्रोग्राम बनाया गया, जिस पर अमल दरामद करते हुए मुश्क वैली से तरंग तक 180 किलोमीटर और 10 किलोमीटर मकबूजा कश्मीर के इलाके पर भी कब्जा कर लिया गया। भारत ने बहुत जोर लगाया इस इलाके का कब्जा दोबारा हासिल करने के लिए। इंडियन एयरफोर्स की खिदमात भी हासिल की गई। इंडियन फजाइया के 2 त्यारे और एक गन शिप, हेलीकॉप्टर और असला का डिपो आर्मी ने तबाह कर दिए और एक पायलट नाची गीता को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया।
इंडिया ने पूरी तरह बेबस हो जाने के बाद अमेरिका के सामने कारगिल का इलाका वापस लेने के लिए गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को, जो उस वक्त मुल्क के वजीर आजम थे, फोन किया। नवाज शरीफ इस फोन से इतने घबरा गए कि फौरन अमेरिका जाने का प्रोग्राम बनाया। वहां से अमेरिकी सदर की डायरेक्शन लेकर वापस आए और बयान दिलवाया कि मेरा इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं, यह सब फौज का किया धरा है। और इंडियन पायलट जो जंगी कैदी था उसे जबरदस्ती भारत के हवाले करने का प्रोग्राम बनाया। इंडिया के इनकार के बाद रेड क्रॉस के हवाले कर दिया गया और कारगिल को वापस पहली पोजीशन पर भारत के हवाले करने का यकतरफा फैसला भी सुना डाला। वज़ीर आज़म का यह फैसला, यह हुक्म अवाम के साथ साथ पाक फौज के लिए भी हैरत का बायस था, जबकि कारगिल की तमाम कार्रवाई से नवाज शरीफ पूरी तरह वाकिफ थे। इसके लिए उन्हें पहले से एतमाद में लिया गया था। फौज इस फैसले से बहुत बददिल हुई और फिर मियां नवाज शरीफ पर यह इल्ज़ाम भी लगा कि वो अपने मनपसंद फौजी ऑफिसर्स को तरक्की दे रहे हैं और कुछ कोर कमांडर्स को ज़बरदस्ती रिटायर्ड करने के अहकामात सादर फरमा रहे हैं, जिससे फौज नाखुश है। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने ना चाहते हुए भी परवेज़ मुशर्रफ को फौज का सरबराह बना डाला और फिर वो दिन भी आया जब वज़ीर आज़म ने परवेज़ मुशर्रफ की गैर मौजूदगी में, जब वो एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए श्रीलंका गए हुए थे, मियां नवाज शरीफ ने जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को 12 अक्टूबर 1999 को फौज का सरबराह मुकर्रर कर दिया। जब ये इतला जनरल मुशर्रफ तक पहुंची, वो अपना दौरा ख़त्म करके फ़ौरन मुल्क की तरफ रवाना हुए और करीबी साथियों को साथ ही अहकामात भी दे डाले। उधर वज़ीर आज़म पर यह इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के त्यारे को कराची उतरने नहीं दिया, जिसमें जनरल समेत 200 दीगर मुसाफिर भी थे। बहरहाल जनरल मुशर्रफ के हुक्म पर पीटीवी और वज़ीर आज़म हाउस समेत अहम इदारों का कंट्रोल मुसल्लह अफवाज ने संभाल लिया। नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद अज़ां जनरल मुशर्रफ ने मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया। नवाज शरीफ और उनके दीगर साथियों गौस अली शाह, शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक IG सिंध राना मकबूल अहमद और सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल अमीन उल्लाह चौधरी और दीगर पर एयरपोर्ट थाना में 10 नवंबर 1999 में हाईजैकिंग, इक़दाम में कत्ल, अगवा, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट नंबर 7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। फौजी हुकूमतों को किसी भी सूरत सराहा नहीं जा सकता, लेकिन बगौर जायजा लिया जाए तो हुकूमतों ने भी कभी जमहूरी रवैये नहीं अपनाए और हज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने भी कभी 5 साल मुकम्मल होने का इंतजार नहीं किया। हुकूमतों के खिलाफ इस हद तक गए कि मुल्क बदअमनी और इंतशार की उस हद तक जा पहुंचा था कि फौज को चारों नाचार इक़्तिदार संभालना पड़ता था। दोस्तों, PTI की मौजूदा हुकूमत का अरसा ख़त्म होने में 2 साल से भी कम अरसा रह गया है और सारी ओपोजिशन और मजहबी जमातें सड़कों पर हैं। खुदा न करे कि फिर कोई मुंतखब हुकूमत को ठोकर मारे और तमाम सियासी जमातें फिर से शीर व शकर होकर जमहूरियत जमहूरियत करती फिरें। लिहाजा इस हुकूमत को 5 साल पूरे करने का वक्त देना चाहिए ताकि अवाम को आगे चलकर फैसला करने के इख्तियारात मिल जाएं और अवाम ही बेहतर फैसला कर सकते हैं। इस दुआ के साथ पाकिस्तान हमेशा कायम और दायम रहे। मैं अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।